हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार में जो प्रमुख जनजातीय आंदोलन हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, उनकी बात करने वाले हैं। हालांकि जो मैक्सिमम क्षेत्र है विद्रोह वाले वो तो अब झारखंड में पड़ते हैं, फिर भी आपको ध्यान में ये सारी चीज़ें रखनी है। आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर प्रारंभिक परीक्षा की पीटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। मुख्य परीक्षा मतलब जो 68 मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। बाकी 69th के लिए या फिर आगे जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस के साथ साथ पीटी की भी तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, इसलिए आप सभी देख सकते हैं इस वीडियो को। देखिए, वैसे मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा में देखा जाए तो अभी तक का जो ट्रेंड रहा उसमें संथाल विद्रोह और जो मुंडा, क्या बिरसा मुंडा, ये मुंडा विद्रोह, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। यही रिपीट करते रहते, अल्टरनेट में पूछते रहते हैं इन्हीं दोनों आंदोलन को। लेकिन क्वेश्चन के ट्रेंड को देखा जाए, अब 68 में जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीटी में, उस ट्रेंड को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अब कुछ बदलाव करेंगे। बदलाव में हो सकता है पूरी जनजातीय आंदोलन के बारे में पूछ ले, कारण पूछ ले, प्रभाव पूछ ले। तो आपको पूरी जनजातीय आंदोलन कहने का मतलब ये हुआ कि बस वो जनजातीय आंदोलन बोल देंगे क्वेश्चन में, तो आपको मोटा मोटी 8-10 जो भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। हल्का फुल्का आप लिख देंगे तो आराम से 3-4 पेजेज आप लिख लेंगे, कारण और प्रभाव भी उसमें मेंशन कर देंगे, ठीक। लेकिन जो विद्रोह हुए हैं उनके बारे में भी तो हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। तो मैंने जितनी जरूरत है ना उन जरूरत के हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को मेंशन कर दिया है। इतना मेंशन करते हुए आप आराम से लास्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लिया कारण पूछ लिया गया या फिर क्या प्रभाव पड़ा, उसका परिणाम क्या हुआ, ठीक, ये सब लिखते हुए आराम से आप कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इंट्रोडक्शन की बात है तो इंट्रोडक्शन तो लिख ही लेंगे ना। मॉडल आंसर मैंने पहले भी प्रोवाइड किया है, फिर से मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक एक करके सारी बातें करते हैं। प्रमुख आंदोलन की बात कर ली जाए, विद्रोह की बात कर ली जाए तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। तमाड़ विद्रोह हो गया, चेरो विद्रोह हो गया, एक एक करके हम देख लेंगे इन सभी विद्रोहों को जितनी जरूरत है। उसके बाद कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, खेरवार आंदोलन मतलब खेरवार विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ठीक, ताना भगत आंदोलन जो है, ताना भगत विद्रोह, ठीक। तो ये सारे हैं। एक एक करके इन सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं, सभी विद्रोह को देख लेते हैं। जैसे तमाड़ विद्रोह की बात कर लीजिए तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, 1789 से 1794, ठीक है। और प्रमुख क्षेत्र जो रहा ना विद्रोह का वो कौन सा रहा, छोटा नागपुर क्षेत्र। और किन जनजातियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था, उरांव जनजाति, तो ये थोड़ा सा दिखा सकते हैं आप। फिर हाँ, कारण क्या था, तो जमींदारों के द्वारा इनका शोषण किया गया था जिसकी वजह से ये विद्रोह पनपा था। हालांकि बाद में धीरे धीरे विद्रोह कमजोर हो गया था और समाप्त हो गया था, ठीक। तो ऐसे हल्का फुल्का आप दिखा सकते हैं। देखिए, जितने भी कारण थे ना, कारण की बात कर लीजिए, जितने भी मैंने बाद में मेंशन किया है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। जो भी विद्रोह हुए हैं ना, जैसे कारण की बात कर ली जाए तो राजनीतिक कारण भी थे। राजनीतिक कारण, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जो हुकूमत थी उनकी दमनकारी नीति अपनाई जा रही थी, उनकी पुलिस थी, ठीक ना, राजनीतिक कारण थे। या फिर सामाजिक कारण भी, ठीक। जो जनजातीय थे उनकी जो परंपरागत पद्धतियाँ थी उन पर चोट करने का प्रयास किया गया। धार्मिक कारण आप देख सकते हैं, धार्मिक कारण ईसाई मिशनरियों का जो आगमन होता है। आर्थिक कारण देख सकते हैं, जो कर था, जो टैक्स था उसकी दर में काफ़ी वृद्धि कर दी गई थी। तो बहुत सारे कारण थे, सबको मैंने मेंशन किया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर 1-2 कारण थे, कहीं पर ये सारे जितने भी मैंने बताए हैं अभी ये सारे कारण थे विद्रोह के कारण, ठीक है। एक एक करके हम देख लेंगे। देखिए, तो चेरो विद्रोह की उसके बाद बात कर ली जाए तो आपको इतना ध्यान रख लेना है, चेरो विद्रोह ये टाइम पीरियड ध्यान रख सकते हैं 1771 से 1802 ईस्वी तक। इसका जो प्रमुख क्षेत्र रहा पलामू क्षेत्र। और ये ध्यान रख सकते हैं कि चेरो विद्रोह जो हुआ ना 20 फरवरी 1771 का, इतना डेट आप ना भी ध्यान में रखते हैं तो चलेगा, बट 1771 थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। पलामू दुर्ग पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। देखिए, मैंने कीवर्ड के फॉर्म में लिखा है, ध्यान रखने में आपको बहुत मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये पीटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ, भूषण सिंह की बात कर ली जाए तो ये चेरो जो जनजाति थे, तो ये चेरो थे भूषण सिंह। तो भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने जब कब्जा किया पलामू दुर्ग पर, उसकी प्रतिक्रिया में भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। तो फिर उसके बाद विद्रोह को दमन कर दिया जाता है कर्नल जोन्स के द्वारा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। दमन करने का प्रयास किया जाता है, अंततः भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें फांसी दे दी जाती है। फिर चेरो विद्रोह का दमन हो जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप हल्का फुल्का ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा।
उसके बाद कोल विद्रोह की बात कर ली जाए तो कोल विद्रोह जो प्रमुख रूप से देखा जाए तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र जो है ना उधर की तरफ होता है। हालांकि छोटा नागपुर क्षेत्र में आप वैसे जगह देखने जाएंगे तो रांची हो गया, हजारीबाग, पलामू वगैरह, ठीक है। आप खाली छोटा नागपुर क्षेत्र ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा। ये जो विद्रोह होता है मुंडा जनजाति के द्वारा ये विद्रोह शुरू किया जाता है, बाद में इसमें हो जनजाति भी शामिल हो जाती है। इसके कारण की बात कर ली जाए, थोड़ा सा आप कारण अगर जानना चाहते हैं तो भूमि संबंधी जो असंतोष था ना उसकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था कि छोटा नागपुर के जो महाराजा थे ना, यहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा के जो भाई थे, एक उनका नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हरनाथ शाही। तो हरनाथ शाही के द्वारा जो इनकी जनजातियाँ थी ना कोल, इनकी ज़मीनों को लेकर छीन कर अपने लोगों में बांट दिया गया, ठीक। जो इनके प्रिय थे, जो अपने थे, परिजन थे इनके, तो बांटने की वजह से असंतोष उत्पन्न हुआ कोल जनजातियों में, जिसकी वजह से ये विद्रोह उत्पन्न हुआ। तो आपको खाली यही ध्यान रखना है कि भूमि संबंधी जो असंतोष है ना उसकी वजह से कैप्टन विल क्लिश के द्वारा दमन कर दिया जाता है इस विद्रोह का, जिसमें कोल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे, नेतृत्व किसने किया था, तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं, बुद्धो भगत के नेतृत्व में ये किया गया था। और ये जो प्रमुख नेता थे ना बुद्धो भगत और बाकी जो लोग थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया अंततः, ठीक है। ये सारी बातें आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। भूमिज विद्रोह की बात कर ली जाए तो ये टाइम पीरियड ध्यान रख सकते हैं 1832-33। कोल विद्रोह इसके पहले हमने देखा 1831-32 और ये है 1832-33। तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे तो आपको पीटी में भी काम आ जाएगा, जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप मेंस में भी मेंशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा ही होगा। तो इसका जो प्रमुख क्षेत्र था वीरभूम क्षेत्र, ठीक है। कारण की बात कर लीजिए, थोड़ा सा आप कारण ध्यान रख सकते हैं कि अधिक राजस्व की वजह से, मतलब ब्रिटिश सरकार जो थी ना, ब्रिटिश हुकूमत थी, उनके द्वारा काफ़ी अधिक राजस्व लाद दिया गया था। किन पर, जो वहाँ के जमींदार थे। तो जो छोटे मोटे जमींदार थे, किसान थे, जमींदार की बात कर ली जाए तो वो क्या होता था कि इतना ना अधिक राजस्व ला दिया गया था कि वो अंग्रेजों को चुकाने के बाद उनके पास कुछ बचता ही नहीं था, भरण पोषण भी मुश्किल हो गया था, ठीक। आप समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो छोटे मोटे जमींदार थे, किसान थे, उनको बाहर के जो साहूकार थे उनसे कर्ज लेना पड़ता था, तो वो कर्ज में डूबने लगे। आप समझ पा रहे हैं इन बातों को। अधिक राजस्व लाद देने की वजह से जो छोटे मोटे जमींदार थे ना वो भी चुका नहीं पाते थे, ठीक। भरण पोषण भी मुश्किल हो गया था, अब उन्हें कर्ज लेना पड़ गया था साहूकारों से, कर्ज में डूबने लगे थे, ठीक। तो होता क्या है, बाद में जमींदार जो थे ना वहाँ के गंगा नारायण, उनके नेतृत्व में जो भूमिज आदिवासी थे, जनजातियाँ थीं, तो गंगा नारायण के नेतृत्व में आदिवासियों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। अंततः जो खरसवां के ठाकुर थे उनसे लड़ते हुए गंगा नारायण की मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो ये सारी बात आप थोड़ा सा मेंशन कर देंगे। बाकी खेरवार आंदोलन की बात कर लिया, जिसको सफाहार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, पीटीवीटी में कहीं काम आ जाए, क्वेश्चन पूछ रहे तो किसको सफाहार आंदोलन के नाम से जानते हैं, खेरवार आंदोलन को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसकी आंदोलन की बात की जाए तो 1860 के दशक में ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। कैसे तैयार हो जाती है, 1860 के दशक में मुंडा एवं जो उरांव जनजाति थी ना, उरांव जनजाति, इन लोगों के द्वारा जो जमींदारों का शोषण हो रहा था, या फिर जो ब्रिटिश सरकार की जो उनकी पुलिस थी उनका जो अत्याचार हो रहा था, उनके विरोध के लिए इन्होंने काफ़ी संवैधानिक संघर्ष किया, ठीक। लेटर लिखे, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, लेकिन जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अदालत से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, और असफल होने के बाद उसी की प्रतिक्रिया में भागीरथ माझी के द्वारा, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ये तो मैंने बता दिया, मुंडा एवं उरांव जनजातियों के द्वारा प्रयास किया जाता है। उसके बाद असफलता के बाद हाँ, ये मैंने लिख दिया है, जमींदारों का शोषण और पुलिस का अत्याचार, ठीक, इसके खिलाफ काफ़ी प्रयास किया जाता है। जब असफलता हाथ लगती है, उसके बाद भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1870 में आंदोलन आरंभ हो जाता है, बट कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। थोड़ा सा ये दिखा देंगे। उसके बाद संथाल विद्रोह की बात कर ली जाए तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है, 1855-56, आप टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह की बात कर ली जाए तो ये तो यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको हम अलग से करेंगे, एक वीडियो में अलग से करेंगे, कंप्लीट इस पर डिस्कशन करेंगे, संथाल विद्रोह पर, ठीक है ना। उसके बाद तो यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, जब वो वीडियो देख लेंगे ना तो उसमें से जो छोटी मोटी बात, मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जनजातीय आंदोलन की बात कर ली जाती है, कारण एक मिनट, जनजातीय आंदोलन की बात कर ली जाती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनजातीय आंदोलन से, तो आपको जो प्रमुख जनजातीय आंदोलन हुए, जो विद्रोह हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। उसके बाद कारण पूछता है तो कारण को मेंशन कर देना है, प्रभाव पूछता है, परिणाम पूछता है तो उनको मेंशन कर देना है, ठीक। ये तो इसके लिए मैंने बता दिया। बाकी अगर
पर्टिकुलरली संथाल विद्रोह के बारे में पूछता है तो वो हम अलग से करेंगे। संथाल विद्रोह को अलग से करेंगे और किसको अलग से करेंगे, मुंडा विद्रोह को। इन दोनों को तो अलग से करेंगे ही हम। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो बीपीएससी के लिए। ठीक, तो संथाल विद्रोह में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, खाली आप ध्यान रखिए कि संथाल विद्रोह है। हाँ, आपको वीडियो देखने के बाद या फिर जब नोट्स आपको मिलेगा वो संथाल विद्रोह वाला, तो उसमें से जो आपको बातें यहाँ पर लिखनी है, जो भी बातें ध्यान में आ जाएंगी एग्जाम में आपको, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है जो प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, नेतृत्व किसने किया, थोड़ा सा कारण नहीं भी दिखाएंगे यहाँ तो चलेगा, लास्ट में आप दिखा देंगे नेतृत्व किसने किया था, हल्का फुल्का ये दिखा देंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद विरसा आंदोलन में भी आप यहाँ पर 2-4 बातें यहाँ दिखा सकते हैं, जब ये वीडियो आप देख लेंगे नोट्स आपको मिल जाएगा तो, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ताना भगत आंदोलन की बात कर ली जाए तो इसमें देखिए, हाँ, महत्व की दृष्टि से देखा जाए ना तो ये बिरसा मुंडा जो आंदोलन हुआ था 1899 1900 में, उसके बाद महत्व की दृष्टि से देखा जाए दूसरे नंबर पर इसका स्थान आता है महत्व की दृष्टि से। बिरसा के बाद ताना भगत आंदोलन का स्थान आएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। इसमें 1914 में यात्रा भगत के द्वारा, नाम याद रखिएगा, ताना भगत आंदोलन यात्रा भगत के द्वारा, ये लगभग मतलब युवा ही थे यात्रा भगत, ये मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया है, ना भी ध्यान रखता है तो चलेगा, खाली आप ये ध्यान में रखिए, ठीक है ना। इनके द्वारा ये आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, बट अंततः यात्रा भगत को जेल हो जाती है। जेल होने के बाद विरोध में फिर हिंसा प्रदर्शन शुरू होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप दिखा देंगे। उसके बाद आते हैं जितनी भी जनजातीय आंदोलन है, प्रमुख जनजातीय आंदोलन, उनके बारे में हल्की फुल्की जो भी बातें हो सकती है, इंपॉर्टेंट बातें मेंशन करने लायक, उनको मैंने दिखा दिया है। कारण की बात कर ली जाए, जो भी जनजातीय आंदोलन हुए उनकी बात की, मतलब समग्र रूप से देखा जाए तो मुख्य रूप से कौन कौन से कारण थे वो देख लेते हैं। पर्टिकुलरली आप जब संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह देखेंगे तो संथाल विद्रोह के लिए कौन से कारण थे, क्यों ये विद्रोह उत्पन्न हुआ, वो तो अलग बात हुई, वहाँ पर आप देखेंगे। मुंडा विद्रोह हुआ, उसके क्या कारण थे वो अलग से आप देखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर हम सभी जनजातीय आंदोलन की बात करें और समग्र रूप से देखा जाए तो कारण में ये प्रमुख जो कारण है इनको मेंशन आप कर सकते हैं। तो ये रटने वाली कोई बात नहीं है। आप संथाल विद्रोह में कारण देखेंगे, मुंडा विद्रोह में कारण देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देख ही रहे हैं, 10-12 कारण देखेंगे, उसमें से 7-8 आपको याद आ जाते हैं, काम हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। सिंपल कारण है अगर आपने ध्यान से सुना है तो। अब देखिए, विदेशियों का हस्तक्षेप होता है, जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा हस्तक्षेप होता है। जनजातियों की अपनी संस्कृति थी, अपना कल्चर था, अब उसमें इनका हस्तक्षेप होता है ये। हाँ, संथाल विद्रोह मुंडा विद्रोह जब हम देखेंगे ना तो और डीप में चीज़ों को देख लेंगे, कैसे मतलब कारण क्या थे, विद्रोह कैसे होता है, ये सब चीज़ें। बाकी आप यहाँ पर जो मैं अभी बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुन लीजिए। फिर जो विदेशी हस्तक्षेप था, उन्हीं के द्वारा जो प्रशासनिक परिवर्तन किया जाता है, प्रशासनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उनकी अपनी संस्कृति थी ना, जनजातियों की, जंगल में रहते थे, ठीक, उनका अपना रहन सहन था, प्रशासनिक जो उनकी प्रशासनिक पद्धति थी उनकी अपनी थी। बाद में जो विदेशी हस्तक्षेप होता है, इनके द्वारा पुलिस तैनात कर दिया जाता है। हाँ, आप पढ़ेंगे कि जो बाहरी लोगों को, संथाल विद्रोह पढ़ेंगे, मुंडा विद्रोह पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे ना, बाहरी लोगों को ये क्या बोलते थे, दीकू बोलते थे, तो दीकुओं का आगमन हो जाता है वहाँ पर। अब पुलिस आ जाती है, बाहर के जो साहूकार आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, प्रशासनिक परिवर्तन हो जाता है, ये सब बातें आप समझ पा रहे होंगे। उनकी जो पारंपरिक मान्यताएँ थी उन पर चोट की जाती है। उसके बाद अर्थव्यवस्था का नष्ट होना, उनकी जो अपनी अर्थव्यवस्था थी, उनका रहन सहन था, उनकी वो जंगल से जीवन यापन कर रहे थे तो उनसे जंगलों से उनको बेदखल कर दिया जाता है विदेशियों के द्वारा, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा बेदखल कर दिया जाता है। तो अर्थव्यवस्था का नष्ट हो जाना इनका अपना। ग्रामीण जो निर्भरता थी, अभी मैंने बताया ना, जंगलों पर निर्भर थे, चाहे इनकी जो खेती थी, तो उनको बेदखल कर दिया जाता है। उसके बाद बेगारी कराई जाती है बाहरी लोगों के द्वारा। ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे जब संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह देखेंगे तो। हाँ, अनावश्यक कर लाद दिया जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कर में वृद्धि कर दी जाती है, कर की जो दर होती है उसमें काफ़ी वृद्धि कर दी जाती है। फिर ईसाई मिशनरियों का जो प्रभाव होता है, आकर वो अपना प्रचार करते हैं यहाँ पर, ठीक, ये एक कारण है। जमींदार या फिर साहूकार जो होते हैं उनके द्वारा जो शोषण किया जाता है यहाँ के लोगों को, मतलब जनजातियों का शोषण किया जाता है, ठीक। तो ये सब कुछ प्रमुख कारण है, ये सब आप दिखा सकते हैं, ये सारे कारण। बाकी प्रभाव की बात कर लिया तो कुछ प्रभाव की हम बात कर लेते हैं। पर्टिकुलरली देखा जाए तो संथाल मुंडा विद्रोह पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे प्रभाव और क्या बोलते हैं परिणाम आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। बट समग्र रूप से मैंने यहाँ पर उन्हीं प्रभावों को मेंशन किया है जो सब में फिट बैठ जाए, ठीक है। बाकी जब आप वहाँ से पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको कुछ ठीक लगता है तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
देखिए, तो जो इसका प्रभाव पड़ता है, परिणाम क्या पड़ता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। मैंने पॉइंट्स फॉर्म में लिख दिया है, तो आप पॉइंट फॉर्म में लिखें या फिर पैराग्राफ वाइज लिखना है तो पैराग्राफ वाइज लिखें, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। तो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए आगे, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इन आंदोलनों का काफ़ी प्रभाव पड़ा, लोग जागरूक हुए, लोगों में हिम्मत आई कि हाँ आंदोलन किया जा सकता है। शोषण के विभिन्न जो कारण थे उनकी समाप्ति पर बल दिया गया। न्याय व धर्म के राज्य की स्थापित करने का प्रयास किया गया। जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उन पर बल दिया गया। जागरूकता बढ़ी लोगों में थोड़ी। अशिक्षा जो थी, रूढ़िवादी जो मान्यताएं थी, उनके निराकरण में काफ़ी तेजी लाई गई। ये सब प्रभाव पड़े। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हैं। हाँ, किसी किसी को अगर समझ में ना आया हो कि सामाजिक कारण, मतलब सामाजिक कारण के अंतर्गत कौन कौन से कारण आ जाएंगे, सामाजिक, राजनीतिक, हालांकि मैंने समझाने की थोड़ी सी कोशिश तो की है स्टार्टिंग में, या फिर धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक। तो ये सब हम कैटेगराइज करके अगले जो विद्रोह है ना, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तो इनमें हम कैटेगराइज करके सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण देख लेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि सामाजिक कारण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, राजनीतिक कारण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, आर्थिक कारण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। जिनको दिक्कत होती है इनमें, उनके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगले वीडियो में। बाकी जिनको समझ में आ रही है बातें, उनके लिए कोई दिक्कत की बात है नहीं। जब आगे पढ़ेंगे तो 2-4 पॉइंट्स और आप जानेंगे तो नीचे ऐड कर सकते हैं, ठीक। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ये सारी बातें हैं। बाकी ये पूरी जनजातीय आंदोलन थी ना, जो भी प्रमुख जनजातीय विद्रोह हैं उनको मैंने यहाँ पर अच्छे से दिखाने की कोशिश की है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, रिवीजन करने में आसानी हो। सबसे ज़रूरी है रिवीजन करने में आसानी हो। उसके बाद आप आराम से 3-4 पेजेज तो आराम से, ये जो मैंने जितना यहाँ पर लिखा है ना, अगर जनजातीय आंदोलन से क्वेश्चन आता है, आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संथाल विद्रोह से, केवल संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, बट वो जैसे ट्रेंड बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल संभव है कि वो ना मुंडा विद्रोह पूछे ना संथाल विद्रोह पूछे, डायरेक्ट वो जनजातीय विद्रोह पूछ सकते हैं। तो जनजातीय विद्रोह के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा, मतलब छोटे मोटे क्या बोलते हैं, जो भी विद्रोह हुए हैं उनके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, थोड़े बहुत पॉइंट्स ही, 2-4 पॉइंट्स ही, लेकिन आपको पता हो तब तो आप मेंशन कर पाएंगे। 8-10 विद्रोह आपको पता है, सब में 2-4 पॉइंट्स पता है, 2-4 पॉइंट्स मेंशन करते जाइए। उसके बाद कारण प्रभाव तो जरूर ही आपको मेंशन करना ही होगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखना ही है, बाद में कंक्लूजन लिखना ही है, निष्कर्ष लिखना ही है, तो आराम से 4 पेजेज कंप्लीट हो जाएंगे। तो वही मैंने कोशिश की है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। संथाल विद्रोह की बात की जाए तो देखिए, ये सारी बातें तो आपको पता है। मैंने पुराने वाले वीडियोज में, मतलब पहले भी वीडियो बनाया है, तो उसमें बताया है कि जो भूमिका होती है, मतलब आंसर जो होता है कैसे लिखना होता है, मॉडल आंसर मैंने प्रोवाइड किया है, फिर से मैं प्रोवाइड करूंगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें भूमिका कैसी होनी चाहिए, निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, बॉडी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बॉडी पार्ट कैसा होना चाहिए, बट भूमिका और निष्कर्ष पर काम करना होता है। भूमिका अच्छी होनी चाहिए, निष्कर्ष अच्छा होना चाहिए, ठीक। लिखना क्या होता है ये भी मैंने बताया है पहले, बीच बीच में भी मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ उसमें बताते रहूँगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना आइडिया मैं देते रहूँगा, फिर भी मॉडल आंसर प्रोवाइड करूँगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉडल आंसर में मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा कि भूमिका कैसी होनी चाहिए, भूमिका में क्या लिखना चाहिए, मतलब कैसी होने का मतलब ये होगा कि मैंने बोल दिया कि भूमिका अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अच्छी कैसी होनी चाहिए, मतलब भूमिका अच्छी कैसे करें, उसमें लिखें क्या, ये बातें मैं आपको बताऊंगा, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट में इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है संथाल विद्रोह से संबंधित, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन का जो डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को लिखना होता है, ये बात आपको पता होगी। जैसे कि जो टेल वर्ड जुड़े होते हैं ना, पुच्छल्य शब्द, आलोचना, जैसे फॉर एग्जांपल आलोचना की बात की गई होती है, फिर मूल्यांकन की बात की गई होती है, फिर परीक्षण की बात की गई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिखना होता है। तो क्वेश्चन का जो डिमांड होता है, जो उसकी मांग होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को लिखना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको भूमिका लिखनी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष लिखना होता है। लेकिन सामान्य से इंट्रोडक्शन की बात की जाए, भूमिका की बात की जाए, जैसे संथाल विद्रोह की बात करें, तो इतनी बातें तो अब मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, संथाल विद्रोह से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इतनी बातें तो आप जरूर ही लिख लेंगे कि यह प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था, किसके विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो। इतनी बातें तो आप ध्यान रख सकते हैं, ये तो मेंशन कर ही सकते हैं इंट्रोडक्शन में। किस अवधि में, कब हुआ था ये विद्रोह, 1855-56 में हुआ था, किसके नेतृत्व में, सिद्धो कान्हो चांद भैरव ये चारों भाई थे। तो इतनी बातें तो आप ध्यान रख ही लेंगे, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक। तो बीच बीच में मैं ये सारी बातें बताते रहूँगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चलिए
देखते हैं एक एक करके सारी बातें कि संथाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, कारण क्या थे, क्यों विद्रोह हुआ था, ये परिणाम क्या हुए और ये थोड़ा असफल हुआ तो क्यों हुआ। ठीक, चलिए। तो संथाल विद्रोह की बात की जाए तो ये भी मैंने आपको बताया कि प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। ठीक है, ये विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। अवधि की बात कर ली जाए तो 1855-56 के टाइम पीरियड में हुआ था, सिद्धो कान्हो और चांद भैरव के नेतृत्व में। तो आप इंट्रोडक्शन में भी इन बातों को यूज कर सकते हैं। संथालों का जो मुख्य निवास था ना, कहाँ विद्रोह हुआ था, इनका जो मुख्य निवास था ये आप ध्यान रख सकते हैं, दामने कोह। ये तो जरूरी ध्यान रख लीजिएगा, बाकी बातें ध्यान में रहे या ना रहे। दामने कोह के अंतर्गत ये बिहार के भागलपुर से लेकर ये राजमहल तक का जो राजमहल पहाड़ी जो है, राजमहल तक का जो विस्तृत क्षेत्र है ना, वो दामने कोह के अंतर्गत आता है। ये भी ध्यान रख सकते हैं, संथाल परगना। तो हाँ, ये भी आप इंट्रोडक्शन में यूज कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस विद्रोह का उल्लेख कार्ल मार्क्स एवं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी किया गया है। संथाल विद्रोह का उल्लेख, ये इंपॉर्टेंट बात है, इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। विद्रोह के उद्देश्य की बात कर लीजिए तो विद्रोह का जो उद्देश्य था ना, देखिए कारण की बात कर ली जाए तो कारण की बात हम करेंगे एक एक करके, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हुआ क्या कि जैसे कि कोई भी जनजातीय थे, उनका अपना कल्चर था, उनकी अपनी संस्कृति थी, रहन सहन, जीवन पद्धति अपनी थी, अपने अकॉर्डिंग वो जीते थे। संथाल की बात कर ली जाए तो ये भी जंगलों पर डिपेंडेंट थे, वन पर डिपेंडेंट थे। जंगलों को साफ करके इन्होंने खेत तैयार किया था, खेती करते थे। जंगलों से इनको ईंधन के लिए लकड़ियाँ मिल जाती थी, इनके जो पशु थे उनको चारा मिल जाता था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी, आप ये मस्ती में अपना जीवन यापन कर रहे थे। बाद में इसमें हस्तक्षेप हो जाता है ब्रिटिश का, बाहरी लोगों का, जिनको ये क्या बोलते हैं, दिकू बोलते हैं। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हो जाता है, बहुत सारे नियम कानून बना देते हैं। तो ये जंगलों से लकड़ियाँ भी नहीं ले सकते थे, काट सकते थे अपनी अकॉर्डिंग। आप समझ पा रहे हैं इन बातों, सारी बातों में मैंने मेंशन किया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो मतलब बाहरी लोगों का मतलब ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। अब ब्रिटिश सरकार के जो भी आदमी है, पुलिस है उनकी, चाहे जमींदार, साहूकार, जो भी लोग हैं, उनके द्वारा इनका शोषण शुरू हो जाता है। खैर ये सारी बातें एक एक करके हम देख लेंगे, बट चलिए। तो कारण हम देखेंगे, उसके पहले आप जान लीजिए कि इसका उद्देश्य क्या था, आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों था। तो कारण इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया ताकि आपको उद्देश्य समझ में आ जाए। तो उद्देश्य यही था कि संथाल जो परगना क्षेत्र है ना, यहाँ से बाहरी जो लोग थे, अर्थात उनको दिकू बोलते थे, बाहरी लोगों को, उनको यहाँ से भगाना। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। ब्रिटिश सत्ता का जो वहाँ पर राज था उनको समाप्त करना और स्थानीय स्वशासन को स्थापित करना उद्देश्य था इस विद्रोह का। न्याय व धर्म का राज स्थापित करना इनका उद्देश्य था। ठीक है ना, अपने यहाँ मतलब जो उनका क्षेत्र था, जनजातीय क्षेत्र था, वहाँ पर ये सारी बातें थी। तो ये बहुत मुश्किल बातें नहीं है, आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं, मैंने काफ़ी अच्छे से दिखाया भी है, तो रिवीजन बार बार करते रहिए। उसके बाद ये मैप में भी आप दिखा सकते हैं, जो ऊपर मैंने बताया ना दामने को, ये पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड का, मुख्यतः तो झारखंड वाले क्षेत्र में आता है, बट पश्चिम बंगाल और बिहार का भी कुछ हिस्सा आता है इसके अंतर्गत। तो बस इतना आप दिखा देंगे ना ऐसे दामने को मैप में, तो काम चल जाएगा। और इससे क्या होगा कि आपका अच्छा भी लगेगा और मार्क्स भी मिल जाएंगे, जगह भी आपको क्या बोलते हैं, पेज भी आपका भर जाएगा। मैप और फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है ना, एक तो आपको आंसर लिखने में टाइम कम लगेगा और मार्क्स भी मिलते हैं, ये फ़ायदा होता है। इसलिए आप जहाँ भी स्कोप हो वहाँ पर मैप यूज कीजिए, जहाँ स्कोप हो आप फ्लो चार्ट यूज कीजिए। ठीक है, चलिए कारण की बात कर ली जाए तो कारण में बहुत सारे कारण थे। आर्थिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी, सामाजिक कारण भी, राजनीतिक कारण भी। तो एक एक करके हम देखते हैं। आर्थिक कारण में बात की जाए तो देखिए वो सामूहिक खेती करते थे, सामूहिक खेती पर इन्होंने आघात किया। इन्होंने कहने का मतलब यहाँ मैंने मेंशन नहीं कि आप समझ जाइएगा, ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश राज ने, उनका हस्तक्षेप शुरू हो गया, सामूहिक खेती पर आघात किया गया। उसके बाद जो कटाई एवं वन्य संबंधी अधिकार थे इनके, संथालों के, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, नियम कानून बना दिए गए, प्रतिबंधित कर दिया गया। अभी मैंने आपको बताया ही था, तो ये सब आप बातें ध्यान रखिएगा। संथालों से बेगारी कराई गई, ज़बरदस्ती मजदूरी कराई गई, बेगारी कराई गई, बिना मजदूरी के, मतलब फ्री में काम कराया गया। आप समझ पा रहे हैं, या फिर बहुत कम मजदूरी में, बहुत कम क्या बोलते हैं उसको, मेहनताना में मजदूरी कराई गई, कम पैसे में। उसके बाद ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में, उसके पश्चात नई लगान प्रणाली जो आई ना, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। मतलब ऊंची लगान दर जो थी काफ़ी ऊंची हो गई थी। इस वजह से हुआ क्या था कि ये लगान के भुगतान के लिए, कर देने के लिए इन्हें साहूकारों या महाजनों से क्या लेना पड़ता था, उच्च ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता था।
और फिर ये कर्ज नहीं चुका पाते थे तो इनके द्वारा ज़मीन को हड़प लिया जाता था। ये सारी बातें थी, आप समझ पा रहे हैं इन बातों को। बाकी आप पॉइंट्स ध्यान रखेंगे तो आसानी से सारी बातों को आप समझ पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफ़ी सिंपल ढंग से यहाँ पर सारी बातों को दिखाया गया है। धार्मिक कारण की बात की जाए तो जो ईसाई मिशनरी थे उनका प्रचार शुरू हो गया था, तो ईसाई मिशनरियों का यहाँ पर प्रभाव बढ़ने लगा। प्रभाव जब बढ़ने लगा इस वजह से भी लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ, तो ये बातें ध्यान रख सकते हैं। धार्मिक कारण है। सामाजिक कारण में बात की जाए तो आप एक बात ध्यान रख सकते हैं कि उनकी जो माझी व्यवस्था थी ना उस पर आघात किया गया। उनकी जो वहाँ की माझी व्यवस्था थी, माझी व्यवस्था के अंतर्गत आप खाली ये ध्यान रखें, यहाँ पर मैंने नोट करके बता दिया है कि माझी व्यवस्था उनकी क्या थी, इससे वो क्या कर, इससे मतलब क्या किया जाता था। तो ये थोड़ा सा आप जान सकते हैं खाली कि संथाल समुदाय के द्वारा अपनी दीवानी और फौजदारी दोनों तरह की मतलब विवादों का निपटारा इसी व्यवस्था के द्वारा किया जाता था, माझी व्यवस्था के द्वारा। तो इस पर आघात किया गया। उसके बाद ये आप ध्यान रख सकते हैं जो परहा पंचायत व्यवस्था थी उन पर आघात किया गया, क्योंकि परहा पंचायत में क्या करते थे, अपने लोगों को चुनते थे। इनके लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते थे, उसमें पंचायत में जो प्रमुख होते थे उनके द्वारा कार्य किया जाता था, लोगों की बात सुनी जाती थी, बट उनको उस पर भी आघात किया गया। फिर तात्कालिक कारण की बात की जाए जिसके बाद विद्रोह जो है उत्पन्न हो गया। ये सब तो थे, यहाँ से तो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी इन सारी बातों से, लोगों में आक्रोश था, बट कौन सी बात पर विद्रोह उत्पन्न हो गया। तो तात्कालिक कारण की बात की जाए जब विद्रोह उत्पन्न हो जाता है इस कारण से, तो ये ध्यान रख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा जो साहूकार थे, वहाँ के जो दिक्कू थे, मतलब बाहरी जो लोग थे, तो प्रशासन के द्वारा इनका समर्थन किया जाता है। संथालों का शोषण शुरू हो जाता है काफ़ी ज़्यादा लेवल पर, ठीक है। और ये भी ध्यान रख सकते हैं भागलपुर व वर्धमान के मध्य जो रेल परियोजना है ना, तो रेल परियोजना हेतु संथालों से बेगारी कराया गया, बिना मजदूरी के काम कराया गया, बेगारी कराया गया। अतः संथाल जो हो गए उग्र हो गए, क्रोधित हो गए। तो ये सारी बातें आप कारण में लिख सकते हैं। विद्रोह के स्वरूप की बात की जाए, कैसे विद्रोह उत्पन्न होता है, कैसे कैसे क्या होता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि 30 जून 1855 में लगभग 400 गांव के 6000 संथाल भगनीडीह में एकत्रित हुए। ठीक, ये बात आप पॉइंट में ध्यान, जिनको पैराग्राफ में लिखना है पैराग्राफ में लिख सकते हैं, जिनके पास सारे पॉइंट्स ध्यान में है तो पॉइंट्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपके पास पॉइंट्स कम है तो पैराग्राफ में लिख लीजिए, या फिर क्या बोलते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, आपको लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं जान रहा हूँ, तो फिर आप पैराग्राफ में लिखिए, अच्छा रहेगा। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है, सारी बातें आपको ध्यान में है, तो पॉइंट में लिख दीजिए, और बहुत अच्छी बात है पॉइंट में लिखते हैं। तो नेतृत्व, किनके नेतृत्व में विद्रोह होता है ये ध्यान रखेंगे कि 4 भाई थे, ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव। सिद्धू ने, आप ध्यान रख सकते हैं, स्वयं को संथालों के देवता के रूप में, मतलब स्वयं को संथालों के देवता का दूत बताया। संथालों के जो देवता थे ठाकुर जी, उनका दूत बताया किसने, सिद्धू ने। और सिद्धू ने ये बताया कि संथालों को मतलब सिद्धू ने ये विश्वास दिलाया कि जमींदारों, साहूकारों, सूदखोरों, महाजनों और जो बाहरी लोग हैं, बाहरी लोगों व सरकारी कर्मचारियों से संघर्ष जो है ना, वो किसकी इच्छा है, ठाकुर जी की इच्छा है। ठीक, सिद्धू ने ये बताया। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद ये बात ध्यान रख सकते हैं कि सिद्धू एवं कान्हू के द्वारा स्वशासन की बात की गई, अर्थात स्वराज की बात की। उसके बाद होता क्या है कि प्रारंभ में जो संथाल विद्रोह है वो ब्रिटिश सरकार विरोधी आंदोलन नहीं था। किनके विरुद्ध था, जमींदारों, साहूकारों, सूदखोरों के खिलाफ था। हालांकि ये उनके ही आदमी थे, इनडायरेक्टली देखा जाए तो उनके ही आदमी थे, बट स्टार्टिंग में जो विद्रोह हुआ इनके विरुद्ध होता है, जमींदारों, साहूकारों और सूदखोरों के खिलाफ होता है, बाद में देख लीजिए। परंतु जब संथालों ने देखा कि सरकार भी साहूकारों और महाजनों का साथ दे रही है तो उनका गुस्सा सरकार के खिलाफ भी बढ़ गया। ये सारी बातें हैं। इसमें जो प्रमुख गतिविधियां हुई, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी अपनाई गई, क्या क्या किया गया, तो हमला किया गया। सरकारी संस्थानों जैसे जेल वगैरह हो गया, थाना हो गया, उनको जलाया गया। दुकानों व बाज़ारों में भी आगजनी की गई। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। भागलपुर व राजमहल के मध्य संचार सेवा इसकी वजह से बाधित हो गई। तो ये सारी बातें हैं। आप स्वरूप में इतनी बातें ध्यान में रख सकते हैं। बाद में विद्रोह का दमन किया जाता है, कैसे दमन किया जाता है आप देख सकते हैं। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा। सरकार के द्वारा हिंसक कार्यवाही को सख्ती से दबाया गया। ठीक है, संथालों के जो परंपरागत हथियार थे ना, जैसे तीर व धनुष, आधुनिक ब्रिटिश जो बंदूकें थीं उनकी, ब्रिटिशों की जो आधुनिक बंदूकें थीं उनसे मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। कौन से हथियार, इनके जो परंपरागत हथियार थे, पुराने हथियार, तीर धनुष। ठीक, तो ये आप नेगेटिव बात है, ये नेगेटिव बात हो गई। मतलब आलोचना या फिर मूल्यांकन या फिर परीक्षण वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आलोचना में इन बातों को आप मेंशन कर सकते हैं। हालांकि मैंने लास्ट में फिर से ये लिख दिया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, आप समझिए इस बात को।
उसके बाद हाँ, उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं कि लगभग 15,000 संथाल मारे गए और हज़ारों की गिरफ्तारी हो गई। मार्शल लॉ भी लागू किया गया। उसके बाद ये आप ध्यान रख सकते हैं कि मेजर बारो असफल रहा हालांकि, लेकिन बाद में कैप्टन अलेक्जेंडर एवं लेफ्टिनेंट थॉमसन के द्वारा 1856 तक विद्रोह का निर्ममता से दमन कर दिया गया। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें, और काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। रिवीजन में भी आसानी होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक दो बार देखेंगे या फिर नोट्स देखिए या फिर वीडियो देखिए, आसानी से चीज़ें ध्यान रह जाएंगी। हाँ, इसका इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ या फिर इसका महत्व क्या रहा, क्या क्या इसमें आपको देखने को मिला विद्रोह के बाद। तो परिणाम तो ये हुआ कि संथाल परगना नाम कर एक संथाल जो परगना है, इस नाम का एक नया जिला बन गया, नए जिले का गठन हो गया। उसके बाद एक संथाल परगना काश्तकारी कानून बनाया गया, माझी व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया गया। हाँ, अन्य आदिवासी जो आंदोलन हुए बाद में, जो आंदोलन होते हैं अन्य आदिवासी आंदोलन, उनके हेतु उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरा ये संथाल विद्रोह। ठीक है। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो बाद में होते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो बाद में होते हैं, इसके ठीक बाद 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति होती है। खैर, इसके बाद जो भी राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं ना, उनके लिए भी ये प्रेरणा के एक स्रोत के रूप में उभरा ये विद्रोह। उसके बाद ये सारी बातें आप लिख सकते हैं कि शोषण के जो विभिन्न कारक थे, जो भी कारक थे, उनकी समाप्ति पर बल दिया गया। निश्चित रूप से जब ये विद्रोह हुआ तो इन सारी बातों पर बल दिया गया होगा। फिर न्याय व धर्म का राज्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर बल दिया गया। जागरूकता बढ़ी लोगों में, जागरूकता भी बढ़ी और साथ में जन सहभागिता भी बढ़ी, मतलब लोग जुड़ते गए। ठीक है ना। हालांकि ये विद्रोह क्षेत्रीय था, क्षेत्रीय इसका स्वरूप था, बट पॉजिटिव बातें आप ध्यान रख सकते हैं। नेगेटिव बातों में मैंने यहाँ पर कहीं दिखाया होगा। हाँ, आंदोलन का जो स्वरूप था वो क्षेत्रीय था। हाँ, तो संथालों ने साबित कर दिया, ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं महत्व में, कि संथालों ने साबित कर दिया कि अत्याचार व दमन सहने की एक सीमा होती है। ठीक, एक लिमिट होती है, उसके बाद आक्रोश फूट सकता है। तो ये सारी पॉजिटिव बातें हैं, परिणाम हो गया, महत्व हो गया, पॉजिटिव बातें होगी। रही बात कि ये असफल क्यों हो गया, असफलता के कारण की बात कीजिए, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। मान लीजिए क्वेश्चन अगर आलोचना वाला क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर मूल्यांकन परीक्षण, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव बातें भी तो लिखनी होंगी ना। तो असफलता के कारण में इन बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे संथालों ने जो हथियार यूज किया वो परंपरागत हथियार थे और उनके जो हथियार थे वो आधुनिक हथियार थे। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रख सकते हैं। आंदोलन का जो स्वरूप था वो क्षेत्रीय था, क्षेत्रीय स्वरूप था, पूरे भारत में थोड़ी फैला हुआ था, क्षेत्रीय स्वरूप था। तो इस वजह से भी आसानी से ये इसका दमन कर दिया गया। अंग्रेजों को जो तार सेवा थी, डाक सेवा, संचार प्रणाली का भी लाभ हुआ। हाँ, संथालों को ब्रिटिश सत्ता के साथ साथ, जो संथाल थे उनको ब्रिटिश सत्ता के साथ साथ जो गैर जनजातीय थे, भारत के गैर जनजातीय से, उनसे भी जूझना था। तो ये सारी बातें हैं। तो संथाल विद्रोह से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती हैं ना, उन सारी बातों को मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लास्ट में जब क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग लास्ट में आपको कंक्लूड करना होता है, निष्कर्ष लिखना होता है। हाँ, ये बात तो सही है कि क्वेश्चन का जो डिमांड होगा, उसकी जो मांग होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष को लिखना है। लेकिन कम से कम ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में चाहे कुछ भी बोला गया हो, आलोचना के लिए बोला गया हो, मूल्यांकन बोला हो, परीक्षण बोला हो, कुछ भी बोला हो, लेकिन कम से कम इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो निष्कर्ष होगा वो पॉजिटिव नोट पर खत्म होना चाहिए। आपका जो आंसर खत्म होगा पॉजिटिव नोट पर खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो इतना बात जरूर ध्यान रखिएगा कम से कम कि आपका जो निष्कर्ष होगा वो पॉजिटिव नोट पर खत्म होना चाहिए। मोटा मोटी मैं आपको निष्कर्ष एक बोलता हूँ, बस आपको खाली समझाने के लिए, केवल आइडिया देने के लिए। मान लीजिए क्वेश्चन में कारण परिणाम पूछा है, मूल्यांकन भी बोल दिया है, तो उसको आपको कंक्लूड करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं। देख लीजिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये बस आपको आइडिया देने के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे इसको कंक्लूड किया जा सकता है कि इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस आंदोलन का स्वरूप भले ही क्षेत्रीय था, लेकिन यह आंदोलन अन्य आगामी आंदोलन के लिए या फिर अन्य आगामी आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरा। ठीक है, जिसका काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ा। बाकी सारी बातें आप थोड़ा बहुत ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। मैंने मोटा मोटी आपको खाली आइडिया दिया है कि सोचना कैसे है, समझ पा रहे हैं। शुरुआत में देखिए मैंने निष्कर्ष जब लिखना, निष्कर्ष को बोलना शुरू किया तो शुरू में भले मैंने यहाँ पर नेगेटिव बात ऐड की है कि भले ही इसका स्वरूप क्या था, क्षेत्रीय था, लेकिन देख लीजिए भले ही मैंने बोला है, भले ही इसका स्वरूप क्या था, क्षेत्रीय था, लेकिन फिर मैंने क्या कर दिया है, लेकिन यह आंदोलन अन्य आगामी जनजातीय आंदोलन या फिर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरा। समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव नोट पर ख़त्म करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब समझ पा रहे हैं इन बातों को, जिसका काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ा।
ये सारी बातें हैं, ये समझाने के लिए बोला है। बाकी जब मैं क्वेश्चन मॉडल आंसर दूंगा तो उसमें अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा। और बाकी इतना आइडिया दिया है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इतना भी बहुत है। कंटेंट की बात की जाए तो देखिए, मुंडा विद्रोह में भी मैंने उन सारी बातों को कवर कर दिया है, सारी बातों को मेंशन कर दिया है। मुंडा विद्रोह से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती हैं, अगर इतनी बातें आप ध्यान में रखते हैं तो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इन बातों को यूज करते हुए अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन का जो डिमांड होता है, उसकी जो मांग होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है। लेकिन कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट में इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए मुंडा विद्रोह की बात की जाए तो ये सारी जो बातें हैं इनको आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। एक सामान्य से इंट्रोडक्शन की बात की जाए, सामान्य से भूमिका की बात की जाए तो हालांकि आपको क्वेश्चन का डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग भूमिका लिखनी होती है, बट मैं एक सामान्य सी भूमिका की बात कर रहा हूँ। तो इन बातों को तो आप जरूर ही लिख सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो इन बातों को आप जरूर ही मेंशन कर सकते हैं, मुंडा विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, भूमिका का मतलब क्या होता है? भूमिका आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। लास्ट में जब आप कंक्लूड करेंगे वो भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। भूमिका कहने का मतलब ये हुआ जैसे कोई मूवी होती है ना 2-3 घंटे की, तो मूवी का जो ट्रेलर होता है, ट्रेलर से आपको आइडिया मिल जाता है कि मूवी कैसी हो सकती है। मतलब आपका जो वो ट्रेलर है ना वही बता देता है। अगर ट्रेलर अट्रैक्टिव है, ट्रेलर अगर अट्रैक्टिव है तो आपको मूवी देखने का मन करता है। ठीक, वैसा ही इसमें भी है। अगर भूमिका आपकी अच्छी है तो जो एग्जामिनर है उसको पूरा का पूरा आंसर पढ़ने का मन करेगा। आंसर पढ़ेगा, लास्ट में कंक्लूजन अच्छा होगा तो उसको फिर जब अच्छा कंक्लूड किया होगा तो अंत भला तो सब भला, मतलब मार्क्स अच्छा देकर जाएगा। अगर कंक्लूजन अच्छा हुआ तो कंक्लूजन आप ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं ध्यान रखिएगा तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिएगा कि आपका कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पर ख़त्म होना चाहिए, सकारात्मक नोट पर ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, खैर हम बाद में बातें कर लेंगे ये सारी। देखिए, मुंडा विद्रोह की बात कर ली जाए तो ये जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह था। टाइम पीरियड इसमें ध्यान रख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं 1899 से 1900 ईस्वी। छोटा नागपुर क्षेत्र आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ देखिए, मैप की बात की जाए तो जहाँ भी मैप का स्कोप मिलता है या फिर फ्लोचार्ट का स्कोप मिलता है वहाँ पर वो जो स्कोप मिलता है उसका सदुपयोग कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको आंसर लिखने में टाइम कम लगेगा, आंसर लिखने में टाइम कम लगेगा और उस टाइम का आप सदुपयोग किसी और क्वेश्चन में कर सकते हैं। टाइम भी कम लगेगा और फ्लोचार्ट और जो मैप होते हैं उनसे मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है ना, और आराम से जो भी क्वेश्चन का डिमांड है आराम से 4-5 पेज, मतलब औसतन देखा जाए तो 4 पेजेज अगर लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर को 4 पेजेज में तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैप और फ्लो चार्ट यूज करेंगे ना तो ये डिमांड भी आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। बाकी नेतृत्व की बात कर ली जाए तो नेतृत्व ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। उद्देश्य होता है आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक उत्थान, पुनरुत्थान। जो जिनका पतन हो चुका होता है उनका पुनः से उत्थान करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, और इस विद्रोह को ये भी मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। तो सामान्य से अगर इंट्रोडक्शन आपको लिखना हो तो उनमें इन बातों को मेंशन कर सकते हैं, बट फिर भी मैं बार बार बोलूँगा कि क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप सोचिएगा। कारण की बात की जाए कि इसके पीछे का कारण क्या है, ये विद्रोह क्यों हुआ, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ये तो जरूर ध्यान रखिएगा कि उनकी जो परंपरागत खुटकट्टी व्यवस्था थी उनको ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया। ये खुटकट्टी व्यवस्था क्या थी? यह व्यवस्था सामूहिक जो भू स्वामित्व था ना, देखिए यह व्यवस्था सामूहिक भू स्वामित्व से संबंधित थी। मतलब एक समूह के रूप में भूमि जो होती थी ना वहाँ की खेती करने के लिए, चाहे जिस भी उपयोग के लिए भूमि यूज किया जा रहा था, उसका जो स्वामित्व था एक समूह के रूप में था, है ना, व्यक्तिगत रूप में नहीं था। तो जो परंपरागत इनकी खुटकट्टी व्यवस्था थी उनका जो प्रचलन था उसको समाप्त कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, और यहाँ पर निजी भू स्वामित्व पर आधारित नवीन व्यवस्था को लागू कर दिया जो शोषणवादी व्यवस्था पर आधारित थी। तो इन बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। धीरे धीरे क्या होता है ना, वहाँ जो पुरोहित होते हैं उनका व्यवहार भी जमींदार जैसा हो जाता है। वहाँ के जो जमींदार होते हैं, पुरोहित, जो ज़्यादा ब्याज पर कर्ज देते हैं, फिर कर्ज नहीं चुका पाने पर ज़मीन हड़प लेते हैं, इस टाइप से। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। धूर्त साहूकारों ने इनकी व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाया। ये सारी बातें आप देख सकते हैं। 1806 ईस्वी में अंग्रेजों या फिर अंग्रेज प्रशासकों ने जमींदारों को पुलिस के सभी अधिकार दे दिए। 1806 में अंग्रेज ने या फिर अंग्रेज जो प्रशासक थे उन्होंने जमींदारों को पुलिस के जो जितने भी अधिकार होते हैं ना उनको दे दिए। और फिर शोषण शुरू हो गया जमींदारों के द्वारा भी। ठीक, और ये भी बात कारण में ध्यान रख सकते हैं कि ईसाई जो मिशनरियाँ थीं वो अपने धर्म के प्रचार के लिए या फिर किसी को बहला फुसला कर मतलब धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो ईसाई मिशनरियों का जो प्रभाव बढ़ रहा था ना, इससे भी लोग आक्रोशित हुए और जो उनकी पारंपरिक जो पुरानी मान्यताएं थी उन पर भी चोट किया गया बाहरी लोगों के द्वारा, जिनको दीकू बोलते थे। ये संथाल विद्रोह में, अगर संथाल विद्रोह आपने अच्छे से देखा है ना तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मिलती जुलती लगेंगी। तो अगर आपने संथाल विद्रोह नहीं देखा तो उसको भी जरूर देख लीजिए, मतलब वो वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिए। तो ये आपको बिल्कुल कुछ लगेगा ही नहीं, लगेगा सेम टू सेम वैसे ही बातें हैं। हालांकि डिफरेंस है बट
बहुत हद तक मतलब फ़ायदा होगा। दोनों मिलता जुलता है। कर में वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है ना, कर की जो दर होती है उसमें वृद्धि कर दी जाती है। बेगारी या फिर बेरोजगारी की जो समस्या उत्पन्न होती है उससे भी जो मुंडा लोग हैं वो आक्रोशित होते हैं, और जो उनकी आंतरिक रूढ़िवादिता थी ये भी एक कारण है। खैर इन सारी बातों को आप जो भी कारण मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ना, पॉइंट वाइज फॉर्म में मेंशन किया है, तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं, एक दो पॉइंट ना भी ध्यान में आए तो आप चलेगा, काम चलेगा, ठीक है। कम पॉइंट आपके पास है तो ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। मैं नंबरिंग नहीं कीजिएगा, अगर ज़्यादा पॉइंट्स है तो आपको नंबरिंग करने का मन है तो नंबरिंग कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप नंबरिंग करते हैं, मतलब एक दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास कम पॉइंट है तो ये गलत तरीका है। इसे दिख जाएगा आपने कितने पॉइंट्स में लिखा है, ठीक, तो ये गलत तरीका है। मैं तो यही बोलूँगा कि आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स हो चाहे कम पॉइंट्स हो, या फिर एरो का यूज कर लीजिए, चाहे जो भी सिंबल हो सकता है उसको यूज कर लीजिए नंबरिंग की जगह पर, ठीक। ये सारी बातें हैं। बाकी अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको लगता है कि मेरे जो पॉइंट्स हैं वो गलत हो सकते हैं, तो पैराग्राफ में लिख लीजिए, ठीक है। उद्देश्य की बात कीजिए तो ये क्या उद्देश्य था, तो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ी सी बात की ही, तो ये उद्देश्य में भी मैंने पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख दिया है, आपको रिवीजन में आसानी होगी। आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जो स्थिति में परिवर्तन हो गया था उसका पुनरुत्थान करना इसका उद्देश्य था। जो दीकू जमींदार थे, मतलब जो बाहरी जमींदार थे, तो दीकू जमींदारों द्वारा हथियाए गए भूमि की वापसी, अभी मैंने बात की ही, तो भूमि की जो वापसी थी उसके लिए ये विद्रोह किया गया, हड़प लिया गया था उनके द्वारा। उसके बाद मुंडा राज्य की स्थापना करना एवं एक नए धर्म की स्थापना करना उद्देश्य था। सिंपल सिंपल बातें हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर पिछले वीडियोज़ को आपने देखा है तो यहाँ पर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, पिछले वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। अंग्रेजों के जो राजनीतिक प्रभुत्व, अंग्रेजों का जो वहाँ प्रभुत्व था, राजनीतिक प्रभुत्व, उसको समाप्त करना इस विद्रोह का उद्देश्य था। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। सभी जो बाहरी लोग थे, दीकू थे ना, बाहरी लोगों को दीकू बोलते, सभी बाहरी लोगों को बाहर निकालना इनका उद्देश्य था। ये सारी बातें हैं, आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है। चलिए इसके स्वरूप की बात की जाए कि ये जो विद्रोह होता है कैसे कैसे क्या होता है, इनकी बात कर ली जाए तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये विद्रोह होता है, ये तो क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। और क्यों होता है ये पहले भी हमने बातें कर ली कि जमींदार और जो ठेकेदार थे उनसे मुक्ति हेतु ये आंदोलन शुरू होता है। और बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या मान लिया था, भगवान मान लिया था, भगवान मान लिया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा, इस विद्रोह में जो प्रसिद्ध गीत का प्रयोग किया गया, इस गीत को आप मेंशन कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। इस गीत को आप मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, कटोंग बाबा कटोंग साहेब कटोंग कटोंग राजी कटोंग कटोंग, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं आंसर में। हाँ, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भगवान मान 9 युवकों को संगठित किया गया, ये मैंने पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है। बाकी आप पैराग्राफ में इन्हीं बातों को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, रिवीजन करने में आसानी हो। जो कर भुगतान था ना उसका विरोध किया गया, जो भुगतान का जो टैक्स वगैरह दिया जाता था, वो जो पद्धति थी उसका भी जो उन्होंने बाहरी लोगों ने या फिर ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कर प्रणाली बनाई गई थी, उनका विरोध किया गया। उसके बाद 1899 ईस्वी में क्रिसमस के दिन व्यापक हिंसक विरोध प्रारंभ हो जाता है। कब? 1899 ईस्वी में क्रिसमस के दिन व्यापक हिंसक विरोध प्रारंभ हो जाता है। मुंडा जो थे ना, मुंडा ईसाई व सरकारी कर्मचारियों पर हमला कर देते हैं। उसके बाद ये सारी बातें ध्यान रख सकते हैं। रांची, सिंहभूम में अनेक चर्चों पर आक्रमण होता है। उसी क्रम में पुलिस थाना पर हमला होता है। विद्रोह का प्रभाव पूरे छोटा नागपुर जो क्षेत्र है ना उसी के अंतर्गत ये सारी जगहें आ जाएंगी। तो मैंने मैप में दिखाया है, पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र पर पड़ता है विद्रोह का प्रभाव। उसके बाद इसी क्रम में जब दमन की बात कर ली जाएगी तो दमन हेतु अंग्रेजी सरकार ने पुलिस व सेना की सहायता ली, पुलिस की सहायता ली और सेना की सहायता ली। मुंडाओं ने ये भी बात ध्यान रख सकते हैं, छापामार युद्ध का भी यूज किया, प्रयोग किया, ठीक है, छापामार युद्ध का। हाँ, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसको आप, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ये नकारात्मक, कहने का मतलब अगर मूल्यांकन परीक्षण या फिर मतलब इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जो टेल वर्ड होते हैं ना, पुच्छल्य शब्द, जैसे मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण कीजिए, फिर आलोचना, तो वहाँ पर आपको थोड़ी नहीं, उसमें भी क्राइटेरिया है, ये बातें हम बाद में कर लेंगे, लेकिन उसमें नकारात्मक मतलब नेगेटिव बात भी लिखनी होती है। तो देखिए, ये बंदूक का यूज कर रहे थे, जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनकी तरफ से बंदूक का यूज किया जा रहा था, बट जो मुंडा थे वो तीर धनुष का यूज कर रहे थे, तो बंदूक से तीर धनुष का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? बंदूक भारी पड़ जाएगा ना तीर धनुष पर। तो ये एक क्या बोलते हैं, नेगेटिव बात में इस बात को ध्यान रख सकते हैं अगर कहीं मूल्यांकन या फिर परीक्षण आलोचना संबंधित क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद बिरसा की गिरफ्तारी हो जाती है।
ये आप देख सकते हैं, इसी क्रम में छापामार युद्ध होता है, ये सब होता है। अंततः बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी हो जाती है, ध्यान रखिएगा, और फिर उनको रांची जेल में कैद कर दिया जाता है। उन पर काई का मुकदमा चलाया, राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, और 1900 ईस्वी में बिरसा भगवान की, मतलब बिरसा भगवान के नाम से जाना जाता है वहाँ पर, जो जहाँ हाँ क्या बता रहा था मैं, 1900 ईस्वी में बिरसा भगवान की हैजे से मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान के नाम से जाना जाता है, उनके जो मानने वाले लोग हैं वो बिरसा भगवान बोलते हैं। उसके बाद परिणाम और महत्व की बात कर लीजिए। क्या परिणाम हुआ और इसका महत्व क्या रहा, ये बातें भी लिख सकते हैं। बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद आंदोलन शिथिल पड़ जाता है, थोड़ा शिथिल पड़ जाता है, लेकिन अनेक, हाँ ये ध्यान रखिएगा, अनेक मुंडाओं को जेल किया जाता है। तो ये ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं, परिणाम में परिणाम व महत्व में ना मेंशन करके ऊपर इसको मेंशन कर सकते हैं, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऊपर ये स्वरूप में ही इनको मेंशन कर सकते हैं। चलिए, परिणाम की दृष्टि से इसका स्वरूप काफ़ी व्यापक रहा, काफ़ी व्यापक स्वरूप रहा। उसके बाद खुटकटी व्यवस्था पुनः बहाल कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। परिणाम में 1930 ईस्वी में बहाल कर दी जाती है, और खुंटी व गुमला नए अनुमंडल बन जाते हैं 1905 ईस्वी में, खुंटी व गुमला, ठीक है ना, छोटा नागपुर क्षेत्र में। उसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया जाता है 1908 ईस्वी में। ये सारी बातें परिणाम में जरूर ध्यान रखिएगा ये। और बेगारी पर प्रतिबंध, बेगारी जो प्रथा थी ना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। बिना मजदूरी के जो काम कराया जाता है, बेगारी प्रथा, जबरदस्ती जो काम कराया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये सारी बातें हैं। उसके बाद शराबखोरी, अशिक्षा एवं जो रूढ़िवादी मान्यताएं थी उसके निराकरण में, उसको दूर करने में काफ़ी तेजी आती है इस विद्रोह के बाद से। और उसके बाद बात की जाए तो मुंडाओं को जमीन संबंधी कई अधिकार दिए गए। तो ये सारे परिणाम और महत्व में आप इनको मेंशन कर सकते हैं। बाकी ये जो दोनों पॉइंट हैं ऊपर आप इनको लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने शायद गलती से लिख दिया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन का डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट में कंक्लूड करना होगा, लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक, इतना बात, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, कम से कम इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी निष्कर्ष होगा आपका पॉजिटिव नोट पर खत्म होना चाहिए, चाहे भले वो आलोचनात्मक क्वेश्चन हो, चाहे मूल्यांकन बोला हो, परीक्षण बोला हो, कुछ भी बोला हो। आपको जो आंसर को ख़त्म करना है, मतलब जो निष्कर्ष लिखना है उसको पॉजिटिव नोट पर ख़त्म करना है, सकारात्मक नोट पर ख़त्म करना है। ये सारी बातें हैं। बाकी बातें हम मॉडल आंसर जब देखेंगे ना तो वहाँ पर बात करेंगे। बाकी कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी क्वेश्चन बिरसा मुंडा से पूछा जाता है, मतलब मुंडा विद्रोह से पूछा जाता है, तो आप आसानी से इन बातों को यूज करते हुए आंसर को लिख पाएंगे। ये सारी बातें हैं। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आंसर को फ्रेम कैसे करेंगे। बॉडी की बात की जाए तो बॉडी में तो आप एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इतनी बातें आपको ध्यान में है तो एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी दिमाग नहीं काम कर रहा है तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख दीजिए। बाकी आपके पास कोई क्रिएटिविटी है तो वो यूज कर लीजिए, फ्लो चार्ट बनाना है फ्लो चार्ट बना लीजिए। ठीक, ये सारी बातें हैं। खैर चलिए, नेक्स्ट इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।